गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इसकी आज ये 3rd क्लास है, मतलब आज तीसरी क्लास है आपकी तीसरे चैप्टर की। हमने इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें सीख ली है। नंबर 1 हमने सीख लिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसा इसका नाम होता है वैसी ही इसकी शक्ल होती है। पहला, दो चर, मतलब कि इसमें टोटल दो चर होंगे और वो दोनों ही अलग अलग होंगे। ऐसा मत करना कि आपको लिखा होगा कहीं पर 3x जमा का 4x और आपको बोला जाए बताओ भाई क्या ये दो चर वाला समीकरण है, और आपने अगर कह दिया कि हाँ ये दो चर वाला समीकरण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि ये दो चर वाला समीकरण नहीं है। इसमें चर की बात अगर हम करें, हाँ बोलो, इसमें चर की बात अगर हम करें तो भाई एक ही चर है, और वो कौन है? वो x है। क्योंकि इसमें चर एक ही बार है, और सॉरी दो बार लिखा है, बेशक उसको लिखा दो बार है पर है तो वो x ही ना। तो अगर आपको कोई एक चर दिख रहा है जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, तो उसको हम दो चर वाला नहीं कहते। दो चर वाले की शक्ल कैसी होगी? तो अगर 3 के पास x है तो 4 के पास x के अलावा कुछ और होना चाहिए, जैसे कि y, z, a, b, c, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे आपका मन करता है आप यहाँ पे f लिख लो, आपका मन करता है आप यहाँ पे g लिख लो, आपका मन करता है यहाँ पे l लिख लो, m लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस x नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ b। ठीक है, और बराबर में लिख दिया मैंने इसके 6। तो क्या इसको हम कहेंगे दो चरों वाला? बताओ हाँ या ना। यस मैम। बिल्कुल, इसको हम कहेंगे कि इसमें दो चर है, क्योंकि उन चरों के नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता पाओगे कि भाई पहला चर जो है वो x है और दूसरा चर जो है वो b है। पर पहले वाले सवाल में जब मैंने आपसे चर के बारे में पूछा तो आप बस एक ही चर बता पाए, वो था x। भले ही x दो बार आ रहा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर दो चर बोला है तो दोनों चर एक दूसरे से अलग होने चाहिए। तो इसका मतलब जो पहली चीज है ये दो चर वाली नहीं है, और जो दूसरी चीज है ये दो चरों वाला है। ठीक है, तो दो चर सभी को समझ आ चुका होगा, बस हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। उसमें होने चाहिए दो चर। उसके बाद बात करते हैं रैखिक की। तो रैखिक का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात एक हो। रैखिक का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसकी जो सबसे बड़ी घात है वो एक हो। तो हम देख सकते हैं कि ये जो चीज है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो x है, x की घात की जगह पे कुछ नहीं लिख रखा। जिसकी घात पे कुछ नहीं लिखा होता हमें पता होता है कि उसकी घात एक है। क्या होता है? जिसकी घात में कुछ नहीं लिखा होता है हमें पता होता है कि उसकी घात कितनी है? एक है। और यहाँ पर देखो तो जिस b की घात की बात करें तो b की जगह पे भी कुछ नहीं लिखा है, b की जो घात है उसकी जगह पे भी कुछ नहीं लिखा है। तो इसलिए b की घात को भी हम समझते हैं कि एक है, इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ ये रैखिक भी है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम 3x + 4x बराबर में 5 ये क्यों नहीं है? ये रैखिक है ना, लेकिन ये दो चर वाला नहीं है। ठीक है, रैखिक तो है पर ये दो चर वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, दो चर वाला इसलिए नहीं है, सॉरी, दो चर वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक ही चर है जो कि x है। ठीक है, जब मैंने आपको बोला कि ये आपका समीकरण है ना, और इस समीकरण में चर बताओ, तो आप सिर्फ एक ही चर लिख पाओगे, वो लिख पाओगे x। तो इसलिए इसको हम दो चर वाला नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास दो चर है ही नहीं। लेकिन वही अगर नीचे देखा जाए तो नीचे दो चर है, एक बार x और दूसरी बार b। ठीक है, तो इसको के लिए मैं मिटाई देती हूँ, इसमें फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो नीचे वाली जो चीज थी वो दो चरों वाली भी थी और वो रैखिक भी था। रैखिक का मतलब जिसकी घात में एक होता है, जिसकी चर की घात में एक होता
है उसे कहते हैं रैखिक। तो 3x, x की घात में भी देखो 1 है, x की घात में भी 1 है, b की घात में भी 1 है। वैसे घात लिखी नहीं थी, पर जब घात नहीं लिखी होती तो समझ जाया करो कि उसकी घात में कितना है, 1 है। तो नंबर 2 भी इसने सेटिस्फाई कर लिया। नंबर 1 ये 2 चर वाला भी है, नंबर 2 ये रैखिक भी है, और नंबर 3 ये समीकरण भी है। क्यों है समीकरण? क्योंकि हमें देख सकते हैं इसके पास 3 चीजें हैं जो कि समीकरण के पास होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, इसके पास है राइट है, सॉरी राइट नहीं है, ये लेफ्ट है, इसके पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसके पास है राइट हैंड साइड, और इसके पास है बीच में बराबर का निशान। तो जिसके पास भी ये 3 चीजें होती है उसको हम समीकरण कहते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नंबर 1 ये 2 चर वाला भी है, नंबर 2 ये रैखिक भी है, नंबर 3 ये समीकरण भी है। तो ये जो मैंने लिख रखा है ये क्या हो गया? ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। पर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युगम। अब युगम भी आ गया इसमें। हमने तो अभी तक कहां तक पढ़ा? हमने पढ़ा सिर्फ यहां तक कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, पर हमें तो इन्होंने लिखा है कि युगम भी साथ में है। तो युगम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, युगम का मतलब होता है जोड़ा। मतलब कि अब ये जो समीकरण हमने लिखे, इस तरह के 2 समीकरण आपको हर सवाल में अब दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3x जमा 4b बराबर में 6, और इसके ठीक नीचे मैं लिख दूं 5x जमा 7b बराबर में 3, ठीक है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? ये दोनों ही 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि ये एक जोड़ा है। किसका जोड़ा है? तो ऐसे समीकरणों का जिनके पास 2 चर है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, दोनों ही रैखिक है। इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, यहाँ पे भी घात 1। तो 2 चर वाले भी है, रैखिक भी है और समीकरण भी है, और साथ में ये 2 है। ऊपर वाला कैसा था भाई? ऊपर वाला अकेला था। कैसा था? ऊपर वाला अकेला था, लेकिन नीचे वाले जो है वो जोड़ी में आए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है? युग्म है। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर है तो फटाफट से पूछो। किसी को डाउट नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सीखा था कि कैसे जो है वो इन 2 चरों वालों का, इन 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ देखा जाता है। ये हमने सीखा था। कल तो हमने सीखा कि बनाते कैसे हैं, आज हम डायरेक्ट ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि ग्राफ जो है वो बनता कैसे है। आज हम सीखेंगे कि ग्राफ जो है वो बना बनाया होगा, हमने बस उसको देखना है और उससे हमें क्या क्या सूचना मिलती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है ज्यामितीय विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। अब यहाँ पे समीकरण नहीं होगा, अब पूरे चैप्टर में आपको युग्म ही दिखेंगे, मतलब कि जोड़े ही दिखेंगे। किसके? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें एक रैखिक समीकरण का, जो मैंने लिखा था, जिसको मैंने अकेला लिखा था, ऐसे लिखा था मैंने 3x जमा 4b बराबर है 5। अगर मैं सिर्फ इस अकेले की बात करूं ना, तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, क्या करूंगी? जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सरल रेखा की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। कैसी होती है? सरल रेखा, ठीक है। किसकी? अकेले वाले की। पर हम तो युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे इसमें तो भाई रैखिक समीकरण कोई भी अकेला नहीं रहेगा, युग्म में होंगे, जोड़े में होंगे। तो अगर एक को बनाने के लिए एक रेखा की जरूरत पड़ रही है, तो 2 का ग्राफ बनाने के लिए कितनी रेखाएं चाहिए? बताओ। 1 का ग्राफ बनाने के लिए 1 रेखा, तो 2 का बनाने के लिए कितनी चाहिए? 2। बिल्कुल सिंपल है, 2 चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक रैखिक समीकरण बनाने के लिए एक सीधी रेखा लगती है।
तो अगर मेरे पास जोड़ा आ जाए, क्या आ जाए मेरे पास, पूरा का पूरा जोड़ा आ जाए, कितने का जोड़ा भाई, 2 का जोड़ा आ जाए, तो जब मुझे इन दोनों का ग्राफ बनाना है तो इसके लिए मुझे 2 सरल सरल रेखाएं चाहिए होंगी, ठीक है। तो जब भी आपको एक युग्म दिखेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा दिखेगा, और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बनाने के लिए 2 सरल रेखाएं आपके ग्राफ में आएंगी। कैसी आएंगी? 2 सरल रेखाएं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे सच में ऐसा होता है नहीं होता है। अब बात करते हैं कि हमने क्या करना है। हमने जो है वो अपने रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाना है। फिर से रिपीट करते हैं, युग्म का ग्राफ बना रहे हैं, एक अकेले का ग्राफ नहीं बना रहे हैं। तो क्या होता है, तो ये जो रेखाएं हैं, अब 2 रेखाएं ग्राफ में आएंगी, क्योंकि हमारे जो समीकरण है वो भी कितने हैं, 2 हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितने समीकरण है, 2 समीकरण है, इनका ग्राफ बनाना है तो रेखाएं भी 2 आएंगी। मान लो पहले समीकरण की रेखा ये लाल रंग की है और दूसरे समीकरण की रेखा ये नीले रंग की है, तो ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके का। मतलब उसमें कितनी रेखाएं होंगी, तो 2 रेखाएं होंगी। क्या बनाने के लिए? ग्राफ बनाने के लिए। अब ये पूछ रहे हैं कि इनको हम कितनी तरह से बना सकते हैं। इतना तो हमें क्लियर है कि जब हमको रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाना है, जोड़े का ग्राफ बनाना है, तो 2 रेखाएं चाहिए। अब ये कितनी तरह से बनेगी, कितनी तरह से ये ग्राफ पे बन सकती है, तो वो देख लेते हैं। तो ये होते हैं 3 केसेस। कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं जिसमें आपकी रेखा जो है वो बनती है। अगर आप पहले केस को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, पहले ग्राफ की रेखा दूसरे ग्राफ की रेखा से टकरा रही है। क्या हो रहा है? छेद कर रही है। क्या हो गया? पवती छेद कर रही है। प्रतिच्छेद, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे के साथ, एक तो पहली बात ऐसे टकरा रही है, काट रही है एक दूसरे को, और अगर इसको हम बिल्कुल शुद्ध मैथ की भाषा में कहें तो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। कौन कौन? एक ग्राफ की, एक समीकरण का ग्राफ दूसरे समीकरण के ग्राफ के साथ प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर। दूसरा केस ये हो सकता है, पहले केस में तो देखे ये एक दूसरे से टकरा गई। पहले केस में क्या हुआ, एक दूसरे से टकरा गई, और दूसरे केस में इन्होंने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। पहले केस में क्या कर रही है, एक दूसरे को ऐसे काटते हुई जा रही है, और दूसरा केस ये होता है कि एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी। पहले ग्राफ की रेखा अपने ही रास्ते से जाएगी और दूसरे ग्राफ की रेखा अपने अलग रास्ते से जाएगी, और दोनों एक दूसरे के समानांतर। हमें पता है जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी भी नहीं मिलती, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती। अगर एक ऐसे जा रही है और दूसरी भी ऐसे जा रही है, तो इसको आप जितना मर्जी आगे बढ़ाओ, जितना मर्जी इसको आप ऐसे बिल्कुल सीधा आगे बढ़ाओ, ये इस काली वाली रेखा के साथ मिलेगी ही नहीं। किसको नहीं दिख रही है स्क्रीन? रुको मैं फिर से शेयर करती हूँ, जिसको भी नहीं दिख रही होगी। अगर फिर भी ना दिखे तो इसका मतलब आपकी तरफ से इशू है ना, तो फिर आपने क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना है। अभी बताओ, अभी दिख रही है क्या? यस मैम। ठीक है, तो बस ये था इसमें समांतर रेखा मतलब जो कभी भी आपस में नहीं टकराती है, ठीक है। और तीसरा केस होता है, देखो पहले केस में एक बिंदु पे टकराई, दूसरे केस में टच ही नहीं किया, समांतर रेखा रही, और तीसरे केस में क्या हुआ कि भाई ये जो रेखा थी एक के ऊपर एक चढ़ गई। देखो काले रंग की रेखा अपने रास्ते से जा रही थी, काले रंग की जो ग्राफ की रेखा बनी वो कुछ बिंदुओं से मिलकर बनी, वो अपने रास्ते से जा रही थी, और ठीक उसी रास्ते पर ये लाल रंग की रेखा भी चल पड़ी। तो इसका मतलब कि एक के ऊपर एक जो है वो रेखा चढ़ गई, क्योंकि सेम रास्ता इनका है, तो इसको हम कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं इसको हम? संपाती। तो पहला केस कि एक बिंदु पे टकराई, किस पे टकराई? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। पहला केस एक बिंदु पे टकरा रही है, दूसरा केस टच ही नहीं कर रही, छू ही नहीं रही एक दूसरे को, और तीसरा केस एक के ऊपर एक चढ़ गई है, ठीक है। तो ये 3 केसेस आपने याद रखने हैं कि इस तरह से हमारा ग्राफ बन सकता है। इसके अलावा और कोई भी केस नहीं है कि उस तरह से आपका ग्राफ बने। या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या तो अलग अलग चली जाएंगी, समांतर रेखा बन जाएगी, या तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, ठीक है। और
इन्हीं को देख के हमने पता करना होता है कि हमारी जो रेखाएं हैं, हमारे जो ये समीकरण है, इनके कितने हल हैं। किसको देख के? ग्राफ को देख के। आपको ग्राफ बना हुआ मिलेगा अभी, आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस समीकरण युगम के, युगम मतलब पूरे जोड़े के, कितने हल हैं। तो हल निकालने के लिए इस एक लाइन को याद रखना, बस इस एक लाइन को याद रखना कि दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिलेंगी, ठीक है, दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिलेंगी, दिए गए युगम के भी उतने ही हल होंगे। दिए गए युगम के भी कितने हल होंगे? उतने ही हल होंगे जितने बिंदुओं पर रेखा मिलेगी। जैसे केस नंबर 1 देखो, दो रेखाएं थी, इस एक बिंदु पर आके ये टकराई। किस पर टकराई? एक बिंदु पे, वाले पर, इस वाले पर, ठीक है। इधर देखो, इस वाले पे टकराई, है ना, इस बिंदु पे आके टकराई। और अगर यहां देखें तो भाई ये तो टकरा ही नहीं रही, ये तो किसी भी बिंदु पे नहीं टकरा रही। और उसके बाद देखें तो ये तो भाई जिस रास्ते से आपकी एक रेखा जा रही थी, जिस रास्ते से एक रेखा जा रही थी, उसी रास्ते से दूसरी वाली रेखा भी चल पड़ी। जिस रास्ते से एक रेखा जा रही थी, उसी रास्ते से दूसरी वाली रेखा भी चल पड़ी, एक के ऊपर एक चढ़ गई। मतलब कि कितने सारे बिंदुओं से ये टकराई होगी, कितने सारे बिंदुओं पर ये टकराई होगी, तभी तो ऐसा हुआ ना कि एक पे एक जा रही है, ठीक है। चलो, तो अभी यहां से अगर हम पता लगाने की कोशिश करें तो केस नंबर 1 के कितने हल होंगे, आप ही बताओ फटाफट से। इसके कितने हल होंगे? एक हल होगा। इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। क्यों? क्योंकि जितने बिंदुओं पर टकराएगी उतने हल बनेंगे। एक ही बिंदु पे टकराई, प्रतिच्छेद जब करता है तो भाई एक ही बिंदु पे करता है, तो हल भी एक ही निकल के आएगा। यहां पर बात करें तो कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होगा ही नहीं, हल ही नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे कोई हल नहीं। क्यों नहीं है कोई हल? क्योंकि ये टकरा ही नहीं रहे, ये तो एक दूसरे को टच तक नहीं कर रहे, टकराना तो दूर की बात है, ये तो अपने अपने रास्ते चलती जाएगी, तो इनका कोई हल ही नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगला बताओ, अगले के कितने हल होंगे? एक हल, अनेक, बहुत ज्यादा। एक भी नहीं? क्यों? अनेक बोल रहा है मैम। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अनेक हल होंगे, ठीक है। अनेक कह लो या अपरिमित हल कह लो, मतलब इतने सारे हल होंगे कि आप गिन ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं गिन पाओगे? तो देखते हैं, फिर क्वेश्चन हम आगे करेंगे पोल में। देखो, यहाँ पे देखो, क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि इस बिंदु पर भी मिल रही है, इस बिंदु पर भी मिल रही है, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। लाल रेखा को बढ़ाओ, फिर नीली रेखा को बढ़ाओ, तो और बिंदु आते जाएंगे। जितनी लंबी रेखा खींचते जाओगे, बिंदु उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि इसके जो है वो इतने सारे हल निकलेंगे कि हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो आपने कहना इसका एक हल, अगर रेखा समांतर होगी तो आपने कहना कि कोई हल ही नहीं, और अगर रेखा संपाती होगी, एक के ऊपर एक चढ़ गई होगी, तो आप कहेंगे कि इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे पूर्ण। अच्छा, अभी रुक जाओ, इसको मैं अभी मुझे सवाल का जवाब देना है कि ये रेखाएं कैसी है। पहले तो ये बताओ, कैसी रेखा है ये? प्रतिच्छेदी मैम। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। जब हमने दो समीकरण का ग्राफ बनाया, एक ग्राफ इसका, दूसरा ग्राफ इसका, और उसको हमने ग्राफ पेपर पर डाल दिया। जो नीले रंग की रेखा जा रही है वो इस समीकरण की है, जो लाल रंग की रेखा जा रही है वो इस समीकरण की है। इन दोनों ने क्या किया? जब हमने ग्राफ को बनाया तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर गई। अब जब इन्होंने आपस में प्रतिच्छेद किया है तो मुझे बताओ इनके हल कितने होंगे? एक हल एक। होगा मैम। एक मैम। ठीक है, इनके हल कितने होंगे? तो इनका बस एक ही हल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लिखा है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, केवल एक ही बिंदु पे टकराती है, एक ही बिंदु पे मिलती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि समीकरण युग्म का एक ही हल होगा। अच्छा, अब ये समीकरण युग्म का हल क्या होता है पहले वो भी सुन लो। आपको यहाँ पे दे रखे हैं दो समीकरण। कितने समीकरण दे रखे हैं? दो समीकरण, ठीक है। इसको चाहे तो आप नोट कर लेना, जिसको भी नहीं समझ आ रहा कि समीकरण युग्म का हल क्या होता है। तो मेरे पास दो समीकरण दे रखे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। समीकरण युग्म का हल
उस बिंदु को कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है या उसको कहा जाता है जो क्या करे, जो पहले वाले समीकरण को भी संतुष्ट करे और दूसरे वाले समीकरण को भी संतुष्ट करे। ठीक है, उसको हम कहेंगे समीकरण युग्म का हल। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ पहले समीकरण का हल बताओ, सिर्फ और सिर्फ पहले समीकरण का हल बताओ, तो वो उसको हम कहेंगे कि वो पहले समीकरण का हल है। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे समीकरण का हल बताओ, तो हम कहेंगे कि ये जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे का है। लेकिन जब बात करें समीकरण युग्म के हल की, तो आपको ऐसी कोई संख्याएं ढूंढनी है जिनको एक्स वाई की जगह पे डाला जाए और हमारा पहला समीकरण भी संतुष्ट हो जाए और दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो जाए। तो इसका पता कि किस बिंदु से ये सॉल्व होगा वो भी हमें ग्राफ में मिल जाता है। तो पिछले क्लास में हमने इसका ग्राफ बना दिया था और हमने देखा था कि ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर टकराई थी, 3,1। किस बिंदु पे टकराई थी, 3,1। जबकि हमने 3,1 नाम का बिंदु अपने ग्राफ बनाते बनाते निकाला ही नहीं था, फिर भी ये खुद ही कहां जाके टकरा गई, 3,1 पे। तो जिन्होंने पिछले क्लास को ज्वाइन किया था वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया था भाई प्लीज रिकॉर्डिंग देख लिया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसमें हमने पूरा बिल्कुल शुरू से ग्राफ बनाया है दोनों इसका, और वो जो है खुद ही जा करके 3,1 से टकरा गया था। ठीक है, तो युग्म के हल का मतलब होता है जो इसको भी संतुष्ट करे, इसको भी संतुष्ट करे। तो देखते हैं कि क्या सच में संतुष्ट करेगा। तो अगर मैं पहले समीकरण में x की जगह पे 3 लिख दूं और y की जगह पे 1 लिख दूं, मुझे कैसे पता कि x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 लिखना है? क्योंकि हम जानते हैं जब भी समीकरण का हल लिखा जाता है तो x, y के रूप में लिखा जाता है। जब भी समीकरण का हल लिखो, कैसे लिखो, x, y के रूप में। ठीक है, x का मतलब ये इसको लिखा था इन्होंने 3,1, जो बिंदु हमारा आया था वो क्या आया था, 3,1। ठीक है, तो हम समझ गए कि x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 1 है, हम ये चीज समझ गए। तो हमने x की जगह पे लिखा 3, y की जगह पे लिखा 1, बराबर में लिख दिया 4, क्योंकि 4 पहले से लिख रखा था इसलिए हमने भी लिख दिया। अब 3 और 1 को जोड़ो जरा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया। तो मतलब इसने पहले समीकरण को संतुष्ट कर लिया है। अब चेक करते हैं ये चीज दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, x की जगह पे लिख दिया 3 माइनस का निशान, y की जगह पे लिख दिया 1, 2 को उतार दिया नीचे। अब इसको हल करते हैं, 3 में से 1 गया भाई, तब भी 2 आता है और बराबर में भी 2 था, तो इसने क्या किया, दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर दिया। तो इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण के युग्म का हल बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो ऐसा बिंदु है, ये इकलौता ऐसा बिंदु है जो क्या करेगा, पहले समीकरण को भी संतुष्ट कर देगा और दूसरे को भी संतुष्ट कर देगा, और जो दोनों को संतुष्ट कर दे उसी को युग्म का हल का नाम दे देंगे। ठीक है, उसी को हम कहेंगे कि समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए तो मैंने और डिटेल में समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये आपको नया ग्राफ दिया है, बना बनाया ग्राफ है। क्या ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है? बताइए, को ऐसा कोई बिंदु दिख रहा है जो दोनों का ही हल हो? नहीं है मैम। बताओ, नहीं मैम। कोई बिंदु नहीं है, तो फिर इसके कितने हल होंगे? जीरो, कोई हल नहीं होगा मैम। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं समांतर है, समांतर रेखाएं कभी भी आपस में टकराती नहीं है, तो भाई मिलेंगी कैसे? जब टकरा ही नहीं रही तो मिलेंगी भी कहाँ, नहीं मिलती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका कोई भी हल निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। ये एक भी बिंदु पर एक भी बिंदु पर जो है वो नहीं मिलेगी। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या, बताओ? यस मैम। मैम। ठीक है, चलो, तो ये एक भी बिंदु पे नहीं मिलेगी, इसलिए हम कहेंगे कि इसका कोई हल ही नहीं होगा। चलो अगला बताओ। संपाति में जो रेखाएं है वो संपाती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेखाएं एक ही
रास्ते से जा रही है। देखो ये लिखा है x प्लस वाई बराबर है 4, तो ये भी इस रास्ते को फॉलो करके जा रहा है। ये लिखा है 2x जमा 2y बराबर है 8, ये भी इसी रास्ते से जा रहा है, तो हम कहेंगे ये संपाती रेखाएं हैं। और जब रेखाएं संपाती होती है मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, तो हम कहते हैं इसके इतने सारे हल होंगे कि हम गिन ही नहीं पाएंगे। इसके कितने हल होंगे? अपरिमित, ठीक है, या फिर अनेक। अपरिमित कह लो या अनेक है, वैसे आपने शब्द याद रखना है अपरिमित, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का है, अनेक नहीं है एनसीईआरटी का, अपरिमित है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों रेखाएं संपाती है जो अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल जो है वो अनगिनत होंगे, ठीक है। अब हमने 3 रेखाएं पढ़ी, पहली थी प्रतिच्छेदी, दूसरी थी समांतर और तीसरी थी संपाती। मुझे बताओ इन तीनों केसेस में कितनी बार हमें हल मिल जाते हैं? चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 1000 मिले, कितनी बार हल मिलते हैं? फर्स्ट में तो मैम 1, और सेकंड में कोई भी नहीं, और थर्ड में अनेक। ठीक है, तो इन 3 केसेस में से कौन कौन सा केस हमें हल निकाल के देता है? 2 हल निकाल के देते हैं। हाँ तीसरा मैम। पहला और तीसरा। तीसरा। ये हमें दे देगा 1 हल निकाल के। कितने हल देगा? ये हमें दे देगा 1 हल निकाल के। तीसरा वाला तो हमें एक क्या इतने सारे हल दे देगा कि हम उसको गिन ही नहीं पाएंगे। तो ये दे देगा हमें अपरिमित, ये दे देगा हमें अपरिमित हल। लेकिन जो बीच वाला है वो हमें कोई हल ही नहीं देता, ये हमें कोई हल नहीं देगा। तो हल देने के आधार पे हमने इनके नाम लिख दिए, इनका वर्गीकरण कर दिया। कैसे वर्गीकरण किया? तो जहां से आपको हल मिल जाए, जैसे कि पहला केस और तीसरा केस, जहां से आपको हल मिल जाता है, हम कहते हैं कि ये जो युग्म है, ये जो समीकरण युग्म है, ये कैसा है? तो ये संगत है। कैसा है? संगत है। जिसके पास हल मिल गया उसको हम कहेंगे कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है। कैसा है? संगत। किसको कहेंगे? जिसका हल निकले। हल कब निकलता है? पहले केस में और दूसरे केस में। प्रतिच्छेद होने वाले केस में, जहां पे रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करती है, उस केस में हल निकलता है। और नंबर 2, जहां पे रेखा संपाती होती है वहां पर भी हल निकलता है। तो अगर आपने कभी ग्राफ बनाया या आपको कभी ग्राफ दिया था और आपकी रेखाएं आई संपाती या तो आई प्रतिच्छेदी, और आपसे पूछा गया बताओ ये संगत कहलाया जाएगा कि असंगत कहलाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और अगर रेखाएं संपाती है तब तो हम उसको संगत कहेंगे, क्योंकि इस केस में हल निकल जाएंगे। चाहे 1 हल निकले, चाहे हजारों हल निकले, हल तो निकल रहे हैं ना, हमें तो हल से मतलब है, तो उसको हम संगत युग्म कहेंगे। लेकिन जिस केस में हल नहीं निकल पाता है, जो हमें हल निकाल के नहीं दे सकता, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? तो ये असंगत है। कैसा है? असंगत। ठीक है, जिसने हल निकाल के दे दिए वो हमारे लिए संगत बन जाएगा, लेकिन जिसने हल निकाल के नहीं दिए, जिन 2 समीकरण युग्मों के हल नहीं निकल पाए, वो हमारे लिए असंगत युग्म हो जाते हैं। किस किस को ये समझ आया? बताओ। हल निकल रहे हैं तो संगत, और अगर नहीं निकल रहे हैं तो असंगत। 2 केसेस में हल निकलते हैं, प्रतिच्छेदी में, संपाती में, और किसमें हल नहीं निकलता? तो समांतर में हल नहीं निकलता। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही था। अभी बढ़ते हैं आगे। तो एक बार लास्ट बार रिवीजन कर लो, फिर कुछ सीधा क्वेश्चन जो है वो आपको पोल में मिलेगा। नंबर 1, इसे कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हमें केवल और केवल एक ही हल देता है, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे टकराता है, एक ही बिंदु पर मिलता है, इसलिए ये हल भी हमें एक ही देगा। अब क्योंकि हमें हल मिल रहा है, चाहे 1 मिले चाहे अनेक मिले, हल तो मिल रहा है, तो ये हमारे लिए संगत युग्म कहलाया जाएगा। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो इसे कहा जाता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पे आपस में नहीं टकराती है, और जब ना ये टकरा रही ना हमें कोई हल दे रही, तो इसको हम कहेंगे कि ये असंगत है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अगला है संपाती रेखाएं। जब एक के ऊपर एक रेखा चढ़ जाती है उसको कहते हैं हम संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्योंकि
बहुत सारे बिंदुओं पे ये रेखाएं मिल जाती हैं आपस में, तो इनके जो है वो अनेक हल होते हैं। अब वही चीज, हमें तो हल से मतलब है, एक मिले अनेक मिले, हमें तो हल चाहिए। अगर हल मिल रहा है तो हम उसको जो है वो संगत युग्म कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज पूरी की पूरी क्लियर है तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करेंगे पोल में और देखेंगे कि कितने बच्चों को यहाँ तक जो पढ़ाया वो लगभग लगभग समझ आ गया और कितनों को अभी डाउट है। होगा सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये समझ आ गया ये पूरा का पूरा टेबल, तो मतलब आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नहीं आया तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है कि इस आलेख को देखो। आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, आलेख दिया है, इसको देखो और इसको देख के बताओ कि जिस भी समीकरण युग्म का ये ग्राफ है उस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। ठीक है, जो भी आपको लगता है 1 होगा, 2 होगा, 4 होंगे, अनेक होगा या होगा ही नहीं, वो आपने कहाँ देना है, तो आपने पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जाइए और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके दे दीजिए। जिसने आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लीजिए। पोल में मैम, क्या हो गया? पोल में, पोल में, बिल्कुल पोल में आंसर कर दो। अगर किसी को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई बच्चा क्लास में नया है जिसे नहीं पता पोल कहाँ होता है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, लेकिन अगर पता है तो फिर आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, 21 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 29 बच्चे हैं। 29 में से 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, सभी ने आंसर देना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलो 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सवाल है ना। इसमें कुछ भी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना है और अपना आंसर देना है। तो चलिए फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो ये जो रेखाएं थी ये किस तरीके की थी? समांतर मैम। समांतर, बिल्कुल। ये जो रेखाएं थी ये समांतर रेखाएं थी, और जो समांतर रेखाएं होती हैं वो आपस में कभी मिलती ही नहीं है। अब जब ये आपस में मिल ही नहीं रही, टकरा ही नहीं रही, तो हम इसके हल कैसे निकालें? हल चाहिए तो इनका आपस में मिलना जरूरी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका कोई हल ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं टकरा ही नहीं रही। हल तभी निकलते हैं जब रेखा या तो प्रतिच्छेद कर रही हो या तो एक के ऊपर एक ऐसी बनी हुई हो, तब कहते हैं हम कि हल निकलेगा। ठीक है, ठीक है। पहले वाले केस में निकलेगा एक हल। एक हल क्यों? क्योंकि भाई एक ही बिंदु पर टकरा रहा है। और इस वाले केस में निकलेंगे अनेक हल, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं जिससे ये दोनों रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, और समांतर में कोई हल ही नहीं। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, दो रेखाओं का ग्राफ दे रखा है। उन रेखाओं को बना देते अच्छे से क्योंकि दिख नहीं रही है रेखाएं। एक ये लाल से रंग की ऐसे जा रही है, दूसरी ये नीले से रंग की ऐसी जा रही है। और आपको बोला है कि इस ग्राफ को देखो और देख के बताओ कि रेखाएं कैसी हैं, और उस हिसाब से बताओ कि इन दोनों, जो दोनों तो क्या, इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। ठीक है, तो आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए
किस तरीके की रेखाएं, और आपको क्या लगता है कि इसके हल कितने होंगे, वो आपने बताना है। और जिसने भी आंसर दे दिया है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी थोड़े से गलत गलत आंसर भी आ गए। ध्यान से देखो रेखाएं कैसी हैं, किस तरीके की रेखाएं हैं, और फिर हल जो है वो कैसे निकलते हैं। वो टेबल अच्छे से सुनना चाहिए आपको। अगर आपको वो टेबल याद है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, लेकिन नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बीस बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी भी 29 बच्चे हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर कर दिया फटाफट से मैं उनके नाम ले लेती हूँ, हैंड रेज कर लो। तो अभी आंसर दे चुके हैं सुरेंद्र, हेमलता, मोनिका, जतिन, सीनू मुगल जी के नाम से जो है, सरुति, गुगन, नमन, राम भतेरी, देनिका, सुरेश, भावना, नीरज, अमित, इन सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर करो। पिंकी ने भी आंसर दे दिया है। अंशु, काजल, मालती, विशाल, रोहित, कर दी मुस्कान, कर दिया आपने? यस मैम। बेटा हैंड रेज कर लो। अदिति, अंजू, साहिल, तनु, दीक्षा, प्रियंका, आंसर कर दीजिए फटाफट से। अगर आंसर कर दिया है तो भाई हैंड रेज कर लिया करो। चलिए 24 बच्चों ने आंसर कर दिया है, पर 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। अब क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं 5 बच्चे? तो अभी फिर से देखा जाए तो कौन कौन रहते हैं अभी। मालती, विशाल, रोहित, मुस्कान, प्रियंका, दीक्षा, तनु और साहिल शर्मा जी के नाम से जो है। चलिए तो फिर करते हैं अभी 10 सेकंड का इंतजार। जिन्होंने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और जिसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो। आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। बिल्कुल सिंपल सवाल था। पहले तो देखो ये रेखाएं है कैसी, रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। बिल्कुल, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा बिल्कुल क्या करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है वो एक ही बिंदु पर टकराती है, और जब ये एक ही बिंदु पे टकराएगी तो इसके हल भी कितने होंगे, एक ही हल निकल के आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं और मैं आपसे पूछूं कि वो हल कौन है, उस हल का नाम बताओ। मैम। का बिल्कुल, 4 और ठीक 0। है। ये क्योंकि इस पॉइंट पे आके दोनों रेखाएं टकराई थी, इस पॉइंट पे आके, और इस पॉइंट का नाम आपको दे रखा है 4,0। मुझे बताओ इस 4,0 में x कौन है और y कौन है? एक्स 4 y 0। ठीक है, x 4 है और y 0 है, क्योंकि हम अपने हल को लिखते हैं x, y करके। बिंदु यहाँ पे लिखा है 4,0, तो मतलब x का 4, y का 0। ठीक है, तो बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सभी ने आंसर बताया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसका एक ही हल होगा। तो चलिए करते हैं। हाँ बोलो, क्या किसी ने कुछ कहा? मैम और करवा दो पोल में। हाँ कर रहे हैं बेटा।
तो एक और क्वेश्चन करते हैं बोल में। अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और क्वेश्चन अब सभी के सामने आ चुका है। अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि ग्राफ को अच्छे से देखो और ये बताओ कि जो भी ये ग्राफ यहाँ पर बना है इसके जो ये दो समीकरण युग्म है ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपस में संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। अच्छा, पोल में आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पोल में जो है वो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। संगत और हाँ, बोलो। असंगत का कैसे पता चले? बेटा वो तो अभी हमने सीखा ना, अभी तो हमने सीखा कैसे पता चलेगा उसका। ठीक है, तो अभी के लिए आंसर दे दो और जो भी आपको लगता है और उसके बाद फिर हम दोबारा सीख लेंगे। हाँ बेटा, बस 1 मिनट। चलो, अभी आपको पोल दिख चुका होगा, तो अभी आप सभी अपना आंसर दे दो और जो भी आंसर दे देगा वो बस हैंड रेज कर लेना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हो गया मैम। ओके बेटा, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी भी उतने बच्चे जितने पहले थे, पर आंसर चलो 23 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। तो अभी आंसर दे चुके हैं सुरेंद्र, हेमलता, मोनिका, पिंकी, जतिन, सरुति, सीनू मुगल जी के नाम से जो है काजल, और गुगन और पूर्व मुगल जी के नाम से जो है मालती, राम भतेरी, दीक्षा, सुरेश, शिव कुमार, देनिका, भावना, अमित, जसविंदर। बाकी बच्चे भी आंसर करो। नमन, विशाल, अदिति, अंजू, रोहित, प्रियंका, तनु, साहिल, आंसर कीजिए फटाफट से। चलो तो फिर मैम कर दिया। ओके, करते हैं 5 सेकंड का वेट। 5, मैम 4, कर दिया। ओके, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बोल हो चुका है एंड। बताइए अभी इसका आंसर चैट में। मैम संगत है ये। ठीक है, अच्छा, ये संगत क्यों है? क्योंकि इसके अनेक हल हैं। ठीक है, देखो संगत का मतलब क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि कोई चीज संगत है क्या संगत है? संगत का मतलब होता है कि आपको हल मिलने चाहिए। संगत कब कहेंगे? संगत तब कहेंगे जब हमें हल मिल रहा हो। ठीक है, तो ये जो रेखा थी ये संपाती थी। कैसी थी? ये जो रेखा थी ये संपाती रेखा थी। अब हमें पता है कि संपाती रेखा जो होती है भाई वो एक से ज्यादा अनेक बिंदुओं पे मिलती है। ये इस बिंदु पे भी 2 रेखाएं बनी है, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, सारे के सारे बिंदुओं से जो है वो ये दोनों की दोनों रेखाएं जा रही है। तो एक के ऊपर एक ये रेखा है और ये हमें कितने हल देती है? तो ये हमें अनेक हल देती है। जो संगत युग्म होता है वो कहता है कि मुझे सिर्फ हल से मतलब है। अगर मुझे हल मिलेगा तो मैं उस युग्म को संगत का नाम दूंगा। चाहे मुझे एक हल मिले चाहे अनेक हल मिले, मैं उसे संगत कहूंगा। पर मान लो मुझे हल ही ना मिले, मुझे हल मिले ही ना बिल्कुल भी, जो कहा होता है, जो होता है समांतर के केस में, समांतर रेखा के केस में, तब उसको हम असंगत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल मिल रहा था, अनेक हल हमें मिल रहे थे, तो इसलिए जो ये रेखा हुई, ये जो युग्म हुआ, ये कैसा हुआ? संगत हुआ। तो इसको लिख लो चाहे तो। यहाँ पे मैं फटाफट से लिख लेती हूँ कि संगत कौन कौन से होते हैं। संगत तब होगा जब आपकी रेखा या तो प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी आपकी रेखा? या तो प्रतिच्छेदी होगी, और नंबर 2 या तो संपाती होगी।
बस इन्हीं दो केस में आपके जो युग्म होते हैं वो संगत होते हैं, जब रेखा या तो प्रतिच्छेद कर रही हो, ऐसे एक दूसरे को काट रही हो, काट के एक हल दे रही हो, या तो तब उसको हम संगत कहेंगे, और दूसरा केस तब जब रेखा संपाती हो, इतने अनेक हल हमें दे रही हो। और असंगत कब होता है? तो असंगत सिर्फ एक ही केस में होता है, जब रेखा कैसी होती है? समांतर। ठीक है, संगत के हैं दो केस, प्रतिच्छेदी और संपाती, क्योंकि वो हमें हल दे रहा है, चाहे एक दे रहा है चाहे अनेक दे रहा है, हमें तो हल चाहिए। ठीक है, लेकिन समांतर हमें हल ही नहीं दे रहा, तो इसलिए उसको हम कहेंगे असंगत। अभी क्लियर हुआ? बताओ मालती। यस मैम। चलो तो चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि ये संगत है, क्योंकि हमें हल मिल गया था। तो चलो भाई, अभी के लिए करते हैं हम चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है कि इस ग्राफ को अच्छे से देखो और पता लगाओ ये संगत है या असंगत है। अभी आपको पोल नजर आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि फिर से वही चीज, दो ही ऑप्शन देने थे बट मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो अभी मैं ऑप्शन चेंज कर रही हूँ, फिर आपको पोल जो है वो नजर आ जाएगा। चलो अभी जाओ और अपना अपना आंसर दे दो पोल सेक्शन में। हाँ, जिन्होंने आंसर कर दिया है अभी, अब हैंड रेज करना, अभी रुको, अब हैंड रेज करो, दोबारा से हैंड रेज करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हो गया मैम। ओके बेटा। तो 24 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, क्लास में हमारे पास अभी 29 बच्चे हैं, 25 बच्चों ने आंसर कर दिया, शाबाश। पर अभी भी ना 4-5 बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्लास में तो है पर आंसर उनके नहीं आ रहे हैं, फिर आंसर नहीं आएगा तो पोल रिजल्ट कैसे बनेगा? ओके बेटा, पोल रिजल्ट भी तो बनना चाहिए ना, तभी तो मजा है क्लास लेने का। चलो तो अभी के लिए करते हैं हम वेट 5 सेकंड्स का और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। चलो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए क्योंकि समांतर रेखा हमें कोई हल नहीं देती है। जब हमें हल ही नहीं मिलेगा तो हम उसको संगत नहीं कहेंगे, तब उसको हम कहेंगे कि ये असंगत है। कैसे है? असंगत है। ठीक है, तो बस इसका इतना ही आंसर था, और इसका कुछ आंसर नहीं था। समांतर रेखा ने हल नहीं दिया, जो हल नहीं देता वो असंगत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे, ये टॉपिक हमने बहुत कर लिया, बस आपको इस टॉपिक से यही चीजें याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी चीजें कि ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं। ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ऐसी रेखाओं को समांतर कहते हैं, और ऐसी रेखाओं को संपाती कहते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है। दूसरी आपको चीज याद रखनी है कि जो रेखाएं हैं वो हल कितने कितने देती हैं। ये हमें देती है एक हल, ये हमें हल ही नहीं देती, ये हमें देती है अनेक हल। ठीक है, जो हमें हल देता है, जो हमें हल दे देगा, उसको हम कहेंगे कि भाई वो संगत है, और जो हमें हल ही नहीं देगा उसको हम कहेंगे कि ये असंगत है। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसका आंसर करना ही करना है, क्योंकि तो आपको इनके नाम पता है, आपको पता है कि संगत किसे कहना है, असंगत किसे कहना है, आपको पता है कि कौन कितने हल देता है। तो कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन आए उसका आंसर आप अब अच्छे से और बड़े आराम से दे पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने अच्छे से सीखना है। ठीक है,
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप या फिर मानक रूप। देखो आपको जो है वो ये चीजें आनी चाहिए, आपको बहुपद का मानक रूप आना चाहिए, आपको समीकरण का मानक रूप आना चाहिए, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आना चाहिए, और आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भी मानक रूप आना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ भाई बहुपद का मानक रूप क्या है, या दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। मानक रूप होता है कि उनकी शक्ल कैसी है। अब जैसे हम बोले कि कोई इंसान है, ठीक है, हमें पता है कि इंसान की परिभाषा क्या है, हर इंसान के पास एक नाक होगा, दो आंखें होंगी, दो कान हो गए, एक मुंह होगा, है ना, एक जीभ होगी। तो वह वो एक तरह से मानक रूप है कि हर इंसान के पास वो होता ही होता है। और अगर हम किसी जानवर की बात करें तो उसके पास चार टांगे होंगी, एक पूंछ होंगी, एक मुंह होगा, ऐसे देखो तो फिर वो किसका मानक रूप हुआ, वो जानवर के लिए मानक रूप हो गया। तो वैसे ही जब हमने बताना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण सारे के सारे उन सबके पास क्या क्या चीजें होंगी, उसको हम एक मानक रूप से दर्शाते हैं कि जितने भी आपको रैखिक समीकरण युग्म देखने को मिलेंगे उन सबके पास ऐसा होगा ही होगा जो यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए इसका मानक रूप लिखते हैं। अब हमें पता है युग्म लिखा है तो मतलब दो चीजें होंगी, अकेला तो नहीं लिखा। अगर ये लिखते ये लिखते अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तब आप लिखते सिर्फ इतना। अगर ये बोलते कि भाई ऐसा एक समीकरण लिख के बताओ, उसका मानक रूप लिख के बताओ, जो कि दो चरों वाला है और अकेला है, तो आप ये लिखते, सिर्फ इतना लिखते। ये किसका मानक रूप है, तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। पर आपसे एक का नहीं, आपसे तो दो का पूछा है, युग्म का पूछा है। युग्म मतलब कि जोड़ा, तो जोड़े को हमेशा ऐसे लिखना है कि जो पहला जोड़ा होगा उसके ए को हमेशा ही A1 लिखेंगे। ठीक है, उसके ए को क्या लिखेंगे, हमेशा ही A1 लिखेंगे। साथ में लगा देंगे चर जिसको आमतौर पर x लिखते हैं। ठीक है, फिर बीच में जमा का निशान, क्योंकि हमें पता है मानक रूप में कभी भी माइनस का निशान नहीं आता, हमेशा जमा का निशान आता है, तो बीच में जमा का निशान। और उसके बी को हमेशा ही 1 लिखेंगे, बी को भी 1 लिखेंगे, क्योंकि दो चर वाले समीकरण है, एक चर होगा x और दूसरा चर होगा y। ठीक है, और जमा का निशान, और उसके बाद लिखेंगे c, क्योंकि c होता है अचर पद, इसको लिखेंगे C1 और बराबर में लगा देंगे 0। तो ये हमने अभी अपना पहला समीकरण लिखा। ठीक इसी तरह हमने दूसरा समीकरण लिखना है, तो दूसरे के लिए सब कुछ दो दो लिख दो। इसको लिखेंगे हम A2x, क्या लिखेंगे इसको हम A2x, बीच में लगा देंगे जमा का निशान। इसके b को हम लिखेंगे B2 और y को लिखेंगे y, और इसके c को लिखेंगे हम C2। ठीक है, इसके c को C2 और बराबर में दोनों के ही क्या होगा 0। तो ये होता है मानक रूप किसका, एक रैखिक समीकरण युग्म का, मतलब जोड़े का। ये दो चर वाले भी है, ये रैखिक भी है, ये समीकरण भी है, और नंबर प्लस एक और चीज करो तो ये युग्म है। क्या है ये, युग्म है, ये जोड़ा है और ये हमेशा साथ में ही रहेगा। ठीक है, तो सभी इसका मानक रूप लिख लो। अगर आपने लिख लिया और आपको समझ आ गया कि पहले वाले का सब कुछ 1 1 1, दूसरे वाले का सब कुछ 2 2 2, तो आप y टाइप कर सकते हो। ठीक है, और मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप होता है कि जितने भी समीकरण युग्म है वो सारे के सारे इसकी तरह ही आपको दिखेंगे, सारे इसकी तरह होंगे, कोई भी इससे अलग नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपको यहाँ पे दे रखा है एक समीकरण युग्म, और अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे आप B2 का मान बताओ, चलो 4y। जब B2 बोला है तो सिर्फ B का मान आएगा, y नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ कितना लिखेंगे, 4। बिल्कुल, सिर्फ कितना लिखेंगे, तो सिर्फ 4 लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे बताइए C1 का मान, C1 20। हाँ बिल्कुल ठीक है, 0, क्योंकि C का देखो C यहाँ पे है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, तो इसको 0 लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे बताओ B1 का मान, B1
दो मैम -2 मैम कैसा -2 मैम कैसा वाला दो? गया। माइनस कर दो, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप लिखो, एक मिनट, कीर्ति मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस एक अनाउंसमेंट आप कर देना कि कल से रेगुलर क्लासेस लगेंगी बच्चों की। ये सर, ओके, ठीक है। ठीक है, प्लीज ये जरूर कर देना आप, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास पे ठीक है, ध्यान ठीक दो। है, ओके, पढ़ो क्लास पे ध्यान दो अभी, ठीक है। चलो, तो अभी ये कर दिया B2 4 के बराबर, C1 और B1 हो गया -2, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी नहीं कहाँ पे, अभी आप खुद से बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे पहचानना है। जिसको भी दिक्कत आ रही है फिर हम सीखेंगे कि पहचानते कैसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं C2 20 मैम ठीक है, 20 नहीं होगा अभी के लिए, -20 होगा, नहीं होगा लेकिन -20 होगा, ठीक है। और अब कौन रह गया? B1 B2 हो गया, C1 C2, A1 बता दो। हाँ बोलो माइनस कितने कैसे आया? बेटा, बताऊंगी अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। पहले ये बताओ A1 कितना है 1 मैम और B1 तो लिख लिया, सॉरी 3 B1 मैम कहा था मैंने, 3 होगा B1। A1 A2 बताओ। 3 मैम हाँ 3 A2 मैम 3, ठीक है। अब सीखते हैं कि इनकी वैल्यू ऐसी आई क्यों, ठीक है। सबसे पहले जो आपका पहला समीकरण होता है उसको आपने लिखना होता है, एक मिनट, सबसे पहले जैसे हम करते थे ना, हम तुलना करते थे, वैसे आपने तुलना करनी है। अपने पहले समीकरण को क्या लिखेंगे? अपने पहले समीकरण को लिखेंगे A1, मुझे जुकाम हो गया ना तो छींके आ रही है जोर जोर से, ठीक है, तो माइक ऑफ करना पड़ा, नहीं तो आपकी कान में लग जाएगी। तो A1x, इसको हम लिखेंगे A1x जमा का निशान B1y, ठीक है। फिर हमने लिखना था जमा का निशान C, पर C तो यहाँ पे था ही नहीं, तो हम इसको जो है वो ऐसे कैसा C का C लिख लेते हैं और बराबर में लगाना था 0। तो ऐसे इसकी तुलना की जाती है। अभी मुझे लग रहा है ढंग से नहीं लिखा है, तो चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। जो आपका पहला समीकरण है इसकी आपने तुलना करनी है A1x जमा का निशान B1y जमा का निशान C1 बराबर में 0। तो जो मेरा पहला समीकरण है वहां पे x लिखा है, जमा का माइनस का निशान 2y लिखा है, माइनस का निशान 2y लिखा है, c की जगह पे कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा बराबर में 0 लिखा है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि C की जगह पर भी 0 ही है, हम समझ गए खुद से। जब C की जगह पे कुछ है ही नहीं तो बिल्कुल उसकी जगह पे शायद 0 ही होगा, तो 0 लिख दिया। और दूसरे समीकरण की तुलना करनी है आपने A2x जमा B2y जमा C2 बराबर 0 के साथ, ठीक है। तो अभी इसकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हम लाएंगे। अभी पहले इसको लिख दिया 3x, कैसा लिख दिया 3x जमा का निशान, फिर लिख दिया 4y। उसके बाद हमने C2 की जगह पे कुछ नहीं लिखा। C2 की जगह पे कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर है ही नहीं, सीधा जो है वो बराबर का 20 है, सीधा क्या है बराबर का 20 है। पर हमें पता है मानक रूप में बराबर के बाद कोई संख्या नहीं चाहिए, बराबर के बाद हमें 0 ही चाहिए, 0 ही चाहिए, ठीक है। ये बात फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मानक रूप में हमें बराबर के निशान के बाद 0 ही चाहिए होता है, 20 या 50 या कोई भी और संख्या नहीं चाहिए होती। पर यहाँ पे तो 20 था, तो 20 के साथ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ जाए। ऐसा क्या करूं मैं? ठीक है, अभी C2 की जगह पे 0 तो नहीं लिखेंगे, बट हम 20 को उठा के इधर ले आएंगे। क्या करेंगे? हम 20 को यहां से उठाएंगे और इधर भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्योंकि हमें बराबर के बाद कोई संख्या नहीं चाहिए, हमें बराबर के बाद 0 चाहिए। तो मैंने समीकरण ऊपर इसको ऐसे भी लिख रही हूँ, और जो हमने इसमें बदलाव किए वो भी इसके साथ लिख रही हूँ। 3x तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जमा का 4y ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 20 यहाँ पर था, इसको हमने इस तरफ लाया तो यहाँ पर आया तो क्या बन गया? माइनस का 20 बन गया, और बराबर में क्या आ गया? खुद ही 0 आ गया, क्योंकि 20 की जगह पे कुछ तो बचा नहीं। 20 की जगह पे जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर हम वहां पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? जैसे मैंने 20 को यहाँ पे लाया
तो मुझे C2 का मान भी मिल गया और बराबर में 0 भी मिल गया। तो ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने हिसाब से हर एक चीज को मानक रूप बनाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो A1 की जगह पे कुछ नहीं लिखा था, पर हमें पता है A1 की जगह पे जब कुछ नहीं होता तो उसकी जगह पे 1 होता है। B1 की जगह पे है -2 और C1 की जगह पर है 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर करो तो A2 की जगह पर है 3, B2 की जगह पर है 4 और C2 की जगह पे कितना आया -20। तो बस ऐसे हमने तुलना करनी होती है मानक रूप के साथ, ठीक है। और हमने क्वेश्चन के सवाल अपने सवाल का जवाब देना होता है। क्या हो गया? फिर से रिपीट करना है, क्लास कट गई थी ठीक है, मैम। इसको फिर से रिपीट करते हैं। तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी के लिए देखो, जिस जिसको डाउट है वो बिल्कुल क्लास में बने रहो, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी, लेकिन जिनको डाउट नहीं है वो अभी के लिए क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। और सुनो सुनो, अगली क्लास में मिलते हैं जो कि कल ही है। ऐसा मत सोचना कि बुधवार को है, नहीं, आपकी अगली क्लास कल मतलब कि मंगलवार को 5:30 से 6:30 है, ठीक है, याद रखना। चलो ओके, बाय बाय।